नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों आज हम रीट का जो ये मनोविज्ञान का टेस्ट हल करेंगे तो ये विशिष्ट टेस्ट होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज किया है आज मैंने। तो ये तो मैंने लिखा है कि भाई 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, वैसे तो आप 20-25 के आसपास भी सही आराम से कर सकते हो अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो। लेकिन आपको लगेगा कि हाँ यार वास्तव में पेपर बनाया है और वास्तव में रीट के लेवल के अनुसार पेपर बनाया है, हो सकता है और ज़्यादा लेवल आपको दिखे। लेकिन साथियों ये अंतिम समय में एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार करने के लिए ऐसे टेस्ट ला रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर 15 क्वेश्चन भी कर देते हो तो भी बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो तैयारी का स्तर है वो बहुत ही अच्छा है अगर आप 15 क्वेश्चन भी सही करते हो तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 1 है, शराब छोड़ने के बाद उभरे गंभीर लक्षण जैसे कांपना, भ्रम और मनगढ़ंत घटनाएं देखना किसका पर्याय है? डेलीरियम ट्रेमेंस, डाउन सिंड्रोम, हाइप्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। तो देखिएगा 4 चीज़ें आपके सामने हैं। डेलीरियम ट्रेमेंस है, डाउन सिंड्रोम है, हाइप्रोपिया है और एस्टिग्मेटिज्म है। यहाँ पर उस विकल्प का चयन कीजिएगा जिसमें शराब छोड़ने के बाद में व्यक्ति के अंदर कुछ चीज़ें जिनको लत लगी होती है, अगर वो शराब छोड़ देता है एकदम से तो कुछ चीज़ें अपने आप 2-4 दिन में छोड़ने के 2-4 दिन बाद सामने आती है। जैसे उसका शरीर कांपने लग जाता है, उसको कई तरह के भ्रम उत्पन्न होते हैं और मनगढ़ंत घटनाएं वो देखने लग जाता है। तो उसको साथियों हम कहते हैं डेलीरियम ट्रेमेंस। किस नाम से जाना जाता है उसको? डेलीरियम ट्रेमेंस के नाम से जाना जाता है साथियों। किसी भी प्रश्न पे कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा। डाउन सिंड्रोम जो होता है ये आनुवंशिकीय होता है साथियों, इसका शराब से कोई लेना देना नहीं है। हाइप्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म दोनों दृष्टि संबंधी विकार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका भी इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो विकल्प नंबर 1 सही है आपके प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की, किससे प्राप्त की साथियों? संज्ञानात्मक सिद्धांत से प्राप्त की, मानवतावाद से प्राप्त की, व्यवहारवाद से प्राप्त की और रचनावाद से प्राप्त की। तो जो एनसीईआरटी 2005 है, एनसीईआरटी 2005 की जो समझ है वो किससे प्राप्त की गई है? तो साथियों राइट आंसर है रचनावाद से। चौथा विकल्प आपका सही है। क्यों है चौथा विकल्प? क्योंकि रचनावाद में छात्र ज्ञान का निर्माण करके स्वयं सीखता है, ठीक है। ज्ञान का निर्माण स्वयं के द्वारा किया जाता है और फिर उस चीज़ को सीखता है। तो एनसीईआरटी 2005 इसका समर्थन करता है कि बालक ज्ञान का निर्माण करता स्वयं होता है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे साथियों। तो आपके तीसरा क्वेश्चन है, देखिएगा प्रश्न नंबर 3 को अच्छे से। सीखने या किसी समस्या को सुलझाने की एक प्रणाली जिसमें व्यक्ति विभिन्न वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग करता है तथा भूल चूकों से कुछ अनुभव प्राप्त करता है, अनुप्रयुक्त अनुक्रियाओं को छोड़ देता है और सही एवं संतोषकारी अनुक्रियाएं अपना लेता है, यह कहलाता है संज्ञानात्मक अधिगम, प्रयास त्रुटि अधिगम, अवलोकन आधारित अधिगम, नैमित्तिक अधिगम द्वारा सीखना। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 3 को एक बार वापस पढ़ लीजिए, थोड़ा टाइम देता हूँ, क्वेश्चन समझ पर आधारित है। प्रश्न को समझा तो बड़ी ही इजी तरीके से इस प्रश्न का भी आप उत्तर दे सकते हो अगर आपने प्रश्न को समझा तो। मैं हिंट दूंगा नहीं क्योंकि हिंट देने से क्या होगा, आधा प्रश्न सोल्व हो जाता है साथियों और आसानी से उत्तर निकाल सकते हो। क्योंकि एग्जाम में कोई आपको हिंट देने नहीं आ रहा है, आपको हिंट खुद ढूंढना पड़ेगा कि यार इसका आंसर कैसे निकल सकता है। तो प्रश्न संख्या 3 में देख लिया होगा आप सभी ने, राइट आंसर है प्रयास व त्रुटि अधिगम। कैसे है राइट आंसर प्रयास व त्रुटि अधिगम? थॉर्नडाइक के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था साथियों। अब थॉर्नडाइक ने जो प्रयास त्रुटि का अधिगम दिया था, थॉर्नडाइक ने उसमें क्या बताया था कि भाई जो अधिगम करता है वो विभिन्न अनुक्रियाएं करता है, कुछ में त्रुटियां होती है, कोई सही हो जाती है लेकिन धीरे धीरे फिर वो सही अनुक्रिया करने लग जाता है। तो यहाँ यही तो पूछ रहा है, सीखने या किसी समस्या को सुलझाने की एक प्रणाली जिसमें व्यक्ति विभिन्न वैकल्पिक संभावनाओं का उपयोग करता है तथा भूल चूकों से, ये भूल चूक शब्द आ गया ना, इसी में आपका सार छुपा था साथियों। क्योंकि भूल चूक मतलब प्रयास त्रुटि, भूल चूक का मतलब यही हुआ कुछ अनुभव प्राप्त करता है
और अनुप्रयुक्त अनुक्रियाओं को छोड़ देता है और सही एवं संतोषकारी अनुक्रियाएं अपना लेता है। तो भाई इसको ही हम क्या कहेंगे फिर, प्रयास व त्रुटि अधिगम। विकल्प नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है तीसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? मिश्रित, नतोदर, उन्नतोदर और लंबवत। तो देखिएगा, अधिगम वक्रों के अंतर्गत 4 प्रकार के वक्र होते हैं साथियों। एक तो होता है आपके सरल रेखीय वक्र। क्या होता है? सरल रेखीय वक्र। एक होता है आपके नतोदर वक्र, एक होता है उन्नतोदर वक्र, उन्नतोदर, एक होता है मिश्रित वक्र। लेकिन साथियों यहाँ पर ये लंबवत वक्र गलत दे रखा है, तो ऐसा कोई वक्र नहीं होता है अधिगम वक्र के अंतर्गत। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। तो 5वां क्वेश्चन आपके, विविध स्थितियों के प्रति अनुक्रिया करने के तौर तरीकों में दिखाई पड़ने वाली एकरूपता कहलाती है। शील गुण, सामान्यता, शील गुण, सिद्धांत और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, विकल्प भी मैंने ऐसे ही रखे हैं सारे आज, जो कि ऐसा लगे कि यार कौन सा रहेगा। ऐसा नहीं है कि 3 विकल्प का तो प्रश्न से कोई संबंध ही नहीं है, दूर दूर तक आसानी से एक विकल्प को आप पहचान लो, तो ऐसा नहीं रहेगा आज। विकल्प सारे ही आपको एक जैसे लग सकते हैं, प्रश्न कठिन लग सकते हैं, स्तर हाई लग सकता है, लेकिन फिर भी बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 15 क्वेश्चन भी कर दो तो साथियों। 5वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो रहेगा आपके शील गुण, सामान्यता। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि समझना बात को, विविध स्थितियों के प्रति मतलब हमारे सामने अलग अलग स्थितियां आती है, अनुक्रिया करने के तौर तरीकों में जो हम उन स्थितियों का सामना करते हैं, जिस तरीके से दिखाई पड़ने वाली एक रूपता मतलब समानता, तो उसको ही शील गुण सामान्यता के नाम से जाना जाता है साथियों। सामान्यता मतलब समानता, पकड़ सकते हो यहाँ से आप प्रश्न को। तो दूसरा विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। निगमनात्मक तर्कना में शामिल है विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कना, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ, और सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना। तो देखिए, जो निगमनात्मक तर्कना होती है, इसके अंतर्गत व्यक्ति सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना देकर सीखता है साथियों। जबकि विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कना जो है वो होती है आगमनात्मक तर्कना। कौन सी होती है? आगमनात्मक तर्कना। ज्ञान का सक्रिय निर्माण इसमें निगमनात्मक में नहीं किया जाता है। अन्वेषण परक सीखना ये भी ज्ञान की खोज करना हुई, तो इसमें भी ज्ञान की खोज नहीं की जाती है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है ओनली प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन है, माँ बाप और समाज से सीखी हुई नैतिक धारणाओं के आधार पर निर्मित व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष, जिसके 2 अंग होते हैं, अहम और आदर्श और अंतर विवेक, का संबंध किससे है? अहम और आदर्श नहीं है, अहम आदर्श और अंतर विवेक, ये 2 पक्ष है, अहम आदर्श और अंतर विवेक। तो इसका संबंध इदम से है, अहम से है, परम अहम से है और इनमें से सभी से है। तो साथियों, प्रश्न नंबर 7 में जो सिगमंड फ्रायड का जो सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उसके अंतर्गत प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, और इसका जो सही आंसर है वो रहेगा परम अहम से, जिसको सुपर ईगो कहा जाता है इंग्लिश में। सुपर ईगो के नाम से इसको जाना जाता है। कैसे होगा ये राइट आंसर? माँ बाप और समाज। भाई माँ बाप और समाज कभी गलत शिक्षा तो देंगे नहीं, ठीक है, पहली चीज तो इदम तो बिल्कुल ही गलत हो गया। नैतिक धारणाओं की बात की जा रही है तो नैतिकता परम अहम में आती है। फिर उसके बाद में भी निर्मित व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष की ही बात की जा रही है तो भी परम अहम आ गया। इसके भी 2 अंग, अहम आदर्श मतलब अहम मतलब सोच समझ पर आधारित जो हमारा आदर्श होता है, और अंतर विवेक। तो साथियों, ये चीजें हमारे परम अहम की ओर ले जाती है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तो 8वां प्रश्न, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रतिक्रिया सिद्धांत में मुख्य कारक है। आकृतिकरण, पुनर्बलन, बहिर्गमन और स्वतः आपूर्ति। देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत दिया किसने है। अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से उत्तर इसका निकाल सकते हो। तो देखिएगा, हम जाएंगे फिर यहाँ पर विकल्प नंबर 2 की ओर, पुनर्बलन। क्यों जाएंगे दूसरे विकल्प की ओर? क्योंकि कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया है साथियों। मतलब क्रिया प्रसूत अनुबंधन को ही कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत कहते हैं।
स्किनर ने पुनर्बलन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है साथियों, तो पुनर्बलन पर आधारित ही इनका सिद्धांत है, इसलिए पुनर्बलन यहाँ पर मुख्य कारक के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा विकल्प आपके 8वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। तो 9वां प्रश्न बड़ा रहेगा, समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको आसानी से समझा दूंगा। उद्दीपक विभेद का अर्थ है ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति उन दो उद्दीपनों के प्रति क्रमशः अलग अलग अनुक्रियाएं करना सीखता है जिनके प्रति पहले वह समान अनुक्रियाएं करता था। दूसरा विकल्प है किसी सरल पदार्थ के प्रत्यक्ष पर पूर्ववर्ती साहचर्यों का प्रभाव पड़ने से उसका विवरण संवेदन के संदर्भ में न होकर उद्दीपन के संदर्भ में देना। तीसरा विकल्प है किसी उद्दीपन की तीव्रता का वह न्यूनतम स्तर जिस पर वह प्रभावकारी होता है और जिसे अभिष्टतम प्रायोगिक दशाओं में मापा जा सकता है। और चौथा और अंतिम विकल्प है ऐसे अनाश्रित चर जो उद्दीपक में मापनीय परिवर्तनों के आधार पर परिभाषित किए जाते हो, यथा एक प्रयोग में आयु और शब्द सामग्री की मात्रा दोनों ही अनाश्रित उद्दीपक चर होंगी। तो साथियों प्रश्न नंबर 9 में एक बार प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए, बड़ा क्वेश्चन है, साइज छोटी की है, दिख तो रहा होगा, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। सारे प्रश्न इतने बड़े तो है नहीं, एक प्रश्न यही आया है। तो देखो प्रश्न नंबर 9 में उद्दीपक विभेद की बात की जा रही है, एक बार आंसर देख लेते हैं। विकल्प नंबर 1 सही है। उद्दीपक विभेद का मतलब होता है दो समान दिखने वाले उद्दीपकों में विभेद करना, वर्गीकरण करना, अंतर करना। पहला विकल्प यही कह रहा है कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति उन दो उद्दीपनों के प्रति क्रमशः अलग अलग अनुक्रिया करना सीखता है जिनके प्रति पहले वह समान अनुक्रियाएं करता था। क्योंकि पहले जो एक जैसे मान लीजिए एक तो है घंटी, ठीक है, एक क्या है घंटी और एक है ट्रेन की आवाज़, दोनों मान लो कि भाई मिलता जुलता है एक दूसरे से। अब इन दोनों के प्रति वो एक ही अनुक्रिया कर रहा है तो फिर उद्दीपक सामान्यीकरण हुआ वो, और अगर अलग अलग अनुक्रिया करना सीख जाता है तो वो हुआ उद्दीपक विभेदीकरण। तो साथियों इसलिए आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। देखिए ये जो तीसरा विकल्प है ये तो उद्दीपक देहली कहलाता है, मतलब वह न्यूनतम स्तर जिस पर हम किसी उद्दीपक को अनुभव करते हैं, ठीक है। तो चलिए 10वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का कर्षण सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? अंतर्नोद सिद्धांत, उद्दोलन सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत और आवश्यकता सोपान सिद्धांत। अभिप्रेरणा का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत एक उप प्रकरण आता है अभिप्रेरणा के सिद्धांत, तो उसी के अंतर्गत एक सिद्धांत आता है कर्षण सिद्धांत। तो इसका जो प्रतिनिधित्व किया जाता है वो प्रत्याशा सिद्धांत के द्वारा किया जाता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 10वें क्वेश्चन में। देखिए किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो फिर आप नीचे कमेंट करिएगा कि भाई इसमें ये क्यों नहीं है, उसका आपको सटीक उत्तर मिल जाएगा साथियों। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। तो साथियों आपके 11वां क्वेश्चन है, लगभग 5 वर्ष की आयु से लेकर यौनारंभ की आयु तक लैंगिक कार्यों और काम आवेगों का विकास रुक जाने की प्राकल्पित दशा को क्या कहा जाता है? काम अभिघात, काम विपर्यास, काम प्रसुप्ति, काम प्रवृत्ति। देखिए इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। क्यों है इजी क्वेश्चन? मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड ने बताया था कि बालक 5 वर्ष से लेकर के यौनारंभ मतलब किशोरावस्था तक, किशोरावस्था के पहले तक मतलब जो है वो लैंगिक कार्य और काम आवेगों का विकास बिल्कुल रुक जाता है। इसमें बालक जो विपरीत लिंग का आकर्षण है उसमें एक तरह से रुकावट या ठहराव आ जाता है। तो इसको काम प्रसुप्ति के नाम से सिगमंड फ्रायड ने कहा है। काम प्रवृत्ति में तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है साथियों। 5 वर्ष की आयु से लेकर मतलब 5 से 6 साल का जब बालक होता है वहाँ से और 11-12 साल तक बालक में ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल ही रुक जाती है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं साथियों। तो 12वां क्वेश्चन आपके है, ये देखिए प्रश्न नंबर 12 को। निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों की नहीं है? इसके माध्यम से व्यक्ति के अचेतन मन की बातों को ज्ञात किया जाता है। अपनी बातों, विचारों, भावनाओं, अनुभव आदि को स्वयं न बताकर किसी अन्य उद्दीपक के माध्यम से अभिव्यक्त करना। इससे व्यक्ति के अर्धचेतन मन का ज्ञान किया जाता है और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपी विधियाँ होती है, प्रक्षेपी विधियों में क्या किया जाता है भाई? व्यक्ति का अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। कुछ अस्पष्ट चीज़ें, अस्पष्ट प्रश्न उससे पूछे जाते हैं और उसके प्रति जो उसकी अनुक्रियाएं होती है उन अनुक्रियाओं को देख कर के
उसका विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व का मापन कर लिया जाता है। तो जो विशेषता नहीं है ये पूछा है, तो पहला जो विकल्प है कि भाई इसके माध्यम से व्यक्ति के अचेतन मन की बातों को ज्ञात किया जाता है, ये तो सही है। अपनी बातों, विचारों, भावनाओं, अनुभव आदि को स्वयं ने बताकर किसी अन्य उद्दीपक के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन अर्धचेतन का नहीं, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है साथियों। तो ये तीसरा जो विकल्प है ये प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत नहीं आता है। थर्ड विकल्प आपके 12वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13वां प्रश्न, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। यह उदाहरण है पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, वर्जन पद्धति विरोधाभासी परिस्थिति, वर्जन वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति और पद्धति पद्धति विरोधाभासी परिस्थिति। मैंने थंबनेल पे ही लिखा था कि अगर जो बिल्कुल एग्ज़ाम जैसी फीलिंग ना हो तो भाई वीडियो देखना ही छोड़ सकते हो आप। तो कोशिश मेरी ये थी कि इस पेपर का लाभ सभी विद्यार्थी लें, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। ज़्यादा दिल पे मत लिया करो उन चीज़ों को। कोशिश ये रहती है कि भाई यहाँ जो निःशुल्क चीज़ें मिल रही है तो पैसे देकर आप जिन चीज़ों को पढ़ रहे हो उनसे बेटर चीज़ें अगर मिल रही है तो ले लो, लास्ट टाइम है, ये चीज़ें काम आएगी आपके। देखिए प्रश्न नंबर 13 में राइट आंसर रहेगा विकल्प नंबर 1, पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति का ये उदाहरण है। क्योंकि जो विद्यार्थी है शिक्षक के सामने गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, तो ये तो अच्छी बात है, तो पद्धति में आ गया। लेकिन फिर उसको क्या डर लग रहा है कि यार ऐसा नहीं हो कि मैं अध्यापक जी के सामने जाऊं, उनसे कहूं कि मैंने ये गलती की है तो मुझे पीट दे। तो ये क्या है, उसके मन में डर है, वो डर रहा है इस चीज़ से। तो साथियों ये वर्जन है, तो पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति का ये उदाहरण है। विकल्प 1 सही है, उपागम परिहार वाली ही बात है ये, ठीक है। थोड़ा नाम चेंज करके दे दिया और कुछ भी नहीं है। प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो 14वां प्रश्न, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता नहीं मिथ्या परिपक्वता है ये, है ना। थोड़ी मिस टाइपिंग के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। का समय भी कहा जाता है, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। तो साथियों मिथ्या परिपक्वता का समय किसको कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है। मिथ्या मतलब झूठी, ठीक है, मिथ्या मतलब झूठ होता है, परिपक्वता मतलब झूठी परिपक्वता, अधूरी परिपक्वता, जिसमें बालक ये सोचता है कि मैं परिपक्व हो गया हूँ, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं अपने सारे डिसीजन खुद लूँगा, इत्यादि सभी चीज़ें, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है। तो साथियों ये बाल्यावस्था में ऐसा होता है जिसमें बालक स्वयं को बड़ा समझता है, ठीक है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। तो 15वां क्वेश्चन आपके, आधार आयु का संबंध है अधिगम के सिद्धांतों से, बुद्धि से, व्यक्तित्व से और सृजनात्मकता से। तो साथियों बेसल एज जिसको हम कहते हैं आधार आयु, तो आधार आयु का संबंध बुद्धि से होता है। जब हम बुद्धि का मापन करते हैं तो साथियों एक तो होते हैं मानसिक आयु और एक होती है उसकी वास्तविक आयु। तो साथियों जो बेसल एज है वो इसका संबंध बुद्धि से ही रहेगा। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। तो चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर। जिन प्रश्नों में समझाने में टाइम लग रहा है उन पे टाइम भी रहेगा प्रश्न में, और जिन प्रश्नों को आसानी से समझ सकते हैं तो उन पे ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, है ना। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को और इनमें से सभी। तो 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। जो सबसे बेस्ट विकल्प है उसका चुनाव कीजिएगा साथियों। तो हम 2 विकल्पों को तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है जिसमें वंशक्रम क्या निर्धारित करेगा। तो संज्ञानात्मक विकास का संबंध शारीरिक संरचना से कभी भी नहीं होता है। आप किसी को देख करके, बाहरी रूप को, उसकी शारीरिक संरचना को देख करके उसके संज्ञानात्मक विकास का बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकते हो साथियों। तो फिर संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत शारीरिक संरचना आएगी ही नहीं। तो अगर दूसरा विकल्प नहीं आएगा तो चौथा भी नहीं आएगा, तो 2 विकल्प तो निकल गए, 2 विकल्प बचे। इसमें से भी जो बेस्ट विकल्प है वो रहेगा विकल्प नंबर 1, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। क्योंकि मस्तिष्क का संबंध संज्ञानात्मकता से होता है, इसलिए ओनली विकल्प 1 को सही माना जाएगा प्रश्न नंबर 16 में। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। 17वां क्वेश्चन है साथियों, बुद्धि की संरचना के नवीनतम प्रतिमान के अनुसार बुद्धि के घटकों की संख्या कितनी होगी? 120, 150, 180 और 160। थोड़ा सा सोच लीजिएगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा सोचिएगा जरूर, ठीक है।
जल्दबाजी में उत्तर दिया तो बिल्कुल 100% गलत होगा। राइट आंसर प्रश्न नंबर 17 में देख लेते हैं 180 है साथियों। क्यों है? क्योंकि बुद्धि की संरचना के नवीनतम प्रतिमान की बात की जा रही है। नवीनतम का मतलब है सबसे बाद वाला, जिसके बाद कोई प्रतिमान आया ही नहीं। तो जो गिलफोर्ड का सिद्धांत है बुद्धि का, इसका जो अंतिम प्रतिमान आया था उसमें इन्होंने बुद्धि के घटकों की संख्या 180 बताई थी। तो फिर 180 ही रहेगा भाई। 120 पे जो चला गया है फिर वो उसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 120 तो सबसे पहले बताई, फिर 150, फिर 180, तो नवीनतम की पूछा ना, इसलिए 180 ही रहेगा। प्रश्न नंबर 17 में थर्ड विकल्प आपके सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। तो चलिए 18वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? अपने प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, सामान्य विद्यालयी कार्य के साथ वे गति नहीं रख पाते हैं, अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं और कम बुद्धि रखते हैं। तो पिछड़े बालक की बात की जा रही है, व्यक्तिगत विभिन्नता का टॉपिक है। प्रश्न संख्या 18 में भाई पिछड़े बालकों की जो विशेषता नहीं है उसको देखना है। मतलब 3 विशेषता तो पिछड़े बालक की है और 1 विशेषता पिछड़े बालक की नहीं है साथियों। देखिएगा विकल्प नंबर आपका 4 सही है। कैसे है? पहला विकल्प कह रहा है अपने प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं। पिछड़ापन जो होता है वो वातावरण का परिणाम माना जाता है साथियों, ठीक है। तो जो प्रकृति प्रदत्त मतलब उनकी जो वंशानुक्रम योग्यताएं हैं उनसे कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, सही है। सामान्य विद्यालयी कार्य के साथ वे गति नहीं रख पाते हैं, सही है। अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं, सही है। ये तीनों चीज़ें पिछड़ेपन की ओर संकेत कर रही है, लेकिन कम बुद्धि रखते हैं ऐसा आवश्यक नहीं होता है साथियों। एक पिछड़ा बालक जो है, जो प्रतिभाशाली है, उसमें भी किसी क्षेत्र में पिछड़ापन हो सकता है, तो फिर उसमें तो कम बुद्धि नहीं रहेगी। इसलिए फिर ये जो चौथा विकल्प है ये गलत हो जाता है। तो चौथा विकल्प आपका आंसर रहेगा 18वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19। इड शासित होता है वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा, प्रतिक्रिया सिद्धांत के द्वारा, नैतिकता के सिद्धांत द्वारा, आनंद के सिद्धांत द्वारा। तो इड ईगो सुपर ईगो के क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन मैंने शामिल जो किए हैं। तो इड किसके द्वारा शासित होता है? आनंद के सिद्धांत के द्वारा, क्योंकि इड का जो संबंध है वो सुखवादी सिद्धांत से होता है। सुखवादी मतलब मनुष्य जिसमें बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी आदर्श के सिर्फ और सिर्फ सुख की प्राप्ति चाहता है, वो होता है आनंद का सिद्धांत या इड। तो साथियों इड किसके द्वारा शासित होता है? आनंद के सिद्धांत द्वारा। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे। निम्न में से आत्म संप्रत्यय की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? आत्म संप्रत्यय व्यवस्थित होता है, आत्म संप्रत्यय विशिष्ट लक्ष्य होता है, आत्म संप्रत्यय बहुआयामी होता है और आत्म संप्रत्यय स्थायी होता है। तो देखिए आत्म संप्रत्यय की बात यहाँ पर की जा रही है। आत्म संप्रत्यय की कौन सी विशेषता जो महत्वपूर्ण नहीं है साथियों? वो है विकल्प नंबर 4, आत्म संप्रत्यय स्थायी होता है। ये विशेषता महत्वपूर्ण नहीं मानी जाएगी, क्योंकि व्यवस्थित भी होता है, विशिष्ट भी होता है, बहुआयामी होता है, लेकिन स्थायी नहीं होता है साथियों, परिवर्तनशील है, ठीक है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके 21वें प्रश्न को। प्रदर्शन का स्तर जिसके लिए भविष्य के लिए अभिलाषा की जाती है वह है आकांक्षा का स्तर, परिणाम का ज्ञान, प्रेरणा का स्तर और भविष्य का स्तर। 21वें क्वेश्चन में सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा और फिर हम इस प्रश्न को थोड़ा समझेंगे भी है। प्रश्न नंबर 21 में एक बार देख लीजिए, थोड़ा सोच लीजिए। राइट आंसर जो 21वें क्वेश्चन में रहेगा, प्रदर्शन का स्तर जिसके लिए भविष्य के लिए अभिलाषा की जाती है उसको हम कहते हैं आकांक्षा का स्तर। आकांक्षा मतलब होता है जो हमारी इच्छाएं हैं उनके स्तर की बात की जा रही है। तो प्रदर्शन का स्तर, हम किसी भी चीज़ के प्रति जो प्रदर्शन करते हैं फिर उसके बाद में हम सोचते हैं कि यार हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा तो भविष्य में हम ये चीज़ें कर लेंगे, तो वो होता है आकांक्षा का स्तर। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 21 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे साथियों। तो 22वां क्वेश्चन है, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है कार्यों की गति में वृद्धि, घनिष्ठ मित्रता में वृद्धि, सामाजिक जागरूकता में वृद्धि, तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि। तो प्रश्न संख्या 22 में राइट आंसर बताइए। प्रश्न को एक बार देख लीजिए, वापस पढ़ लीजिए, दोबारा मैं पढ़ूंगा नहीं। अगर दोबारा मैंने किसी शब्द पर जोर डाला तो आप फटाक से पकड़ लोगे। भाई एक और रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे टेस्टों में आपके ज़्यादा क्वेश्चन सही क्यों होते हैं, समझना बात को, क्योंकि मेरे क्वेश्चन होते हैं संपूर्ण सिलेबस से। पहली चीज़ तो
दूसरी चीज़, मेरे क्वेश्चन कुछ जो रिपीट होते हैं प्रश्न, वो प्रश्न आपको पहले से ही याद है तो वो भी बिल्कुल सही करते हैं। और तीसरी चीज़ क्या होती है, मैं जब प्रश्न बोलता हूँ तो किसी शब्द पर जोर दे देता हूँ, जोर देते ही फिर आपका माइंड उसे फटाक से पकड़ लेता है कि सर ने इस पे जोर दिया है। मतलब फटाक से, मैं बताता नहीं हूँ लेकिन फिर भी अपना सिस्टम ही ऐसा हो चुका है साथियों, इतने दिनों से पढ़ पढ़ के, कि आप उस क्वेश्चन को तुरंत पकड़ लेते हो जब मैं उसको बोलता हूँ। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में आपके सामने कोई उस क्वेश्चन को बोलेगा नहीं। अगर एग्जाम में मैं प्रश्नों को पढ़ भी दूँ वहाँ पर आपके सामने, तो आप 5 क्वेश्चन ज़्यादा करके आओगे, गारंटी देता हूँ इस चीज़ की मैं। तो इसलिए आप निश्चित होकर के तैयारी कीजिएगा। कई सारे कमेंट आते हैं कि सर आपके टेस्ट में तो 25 क्वेश्चन हो जाते हैं, दूसरे में तो 20 ही रह जाते हैं। तो भैया उनके क्वेश्चन, एक तो ये चीज़ है कि भाई पूरे सिलेबस से नहीं बनाते हैं, प्रश्नों का जो संबंध है वो, कई प्रश्न तो मैंने ऐसे देखे जिनका संबंध दूर दूर से रीट तक का कोई संबंध ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन उठा देते हैं। तीसरी चीज़, अधिकतर जो क्वेश्चन उनके होते हैं साथियों, वो प्रश्नों को गलत करवाने के चक्कर में ही प्रश्न बनाते हैं। लेवल उनका रीट का होता तो है, बहुत सारे प्रश्नों का लेवल बिल्कुल रीट के समान होता है, लेकिन अधिकतर प्रश्न बहुत सारे ऐसे लगते हैं कि यार ऐसा कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। देखिए 22वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की जो विशेषता है वो होती है तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि। तो देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है, कार्य की गति, ये तो गति क्षेत्र में वृद्धि है, घनिष्ठ मित्रता, सामाजिक जागरूकता, ये दोनों तो सामाजिकता वाली चीज़ें हैं, और यहाँ पर समस्याओं का समाधान करना तर्क के साथ, ये संज्ञानात्मक की चीज़ें हैं साथियों। इसलिए फोर्थ विकल्प आपके 22वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर। जब सीखने को एकीकृत किया जाता है और अनुभव के विस्तार के एक भाग के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो सीखना होता है गतिशील, अनुभवात्मक, लंब रूप और क्षैतिज। तो 23वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइए भाई, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। एक और चीज़ मैं बता दूं, रीट का लेवल मेरे जो टेस्ट है उनसे हाई कभी भी नहीं आएगा साथियों। पर्यावरण के टेस्ट है, हिंदी के टेस्ट है, संस्कृत के भी मैंने डाल रखे हैं पहले, शिक्षण विद्या जो है, साइकोलॉजी में सभी तरह का लेवल रख रखा है, कैसे भी लेवल आए, इजी आए, मीडियम आए, हाई आए, सभी तरह के टेस्ट मैंने इसीलिए साइकोलॉजी के डाले हैं। बाकी संस्कृत का लेवल कभी भी कठिन नहीं आता है रीट में, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। तो देखिए 23वें क्वेश्चन में जो राइट है वो रहेगा आपके क्षैतिज। जब सीखने को हम एकीकृत कर लेते हैं, ठीक है, और अनुभव के विस्तार के एक भाग के रूप में उसको हम व्यवस्थित करते हैं, तो फिर वो सीखना क्षैतिज रूप कहलाएगा साथियों। चौथा विकल्प आपके 23वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। 24वां क्वेश्चन है आपके, जहाँ जहाँ पेड़ है वहाँ हरियाली होती है, मेरे घर में हरियाली है अतः मेरे घर में भी पेड़ है। यह उदाहरण है आगमनात्मक तर्क का, निगमनात्मक तर्क का, आलोचनात्मक तर्क का और सादृश्यवादी तर्क का। तो यहाँ पर ये जो तर्कना का जो उदाहरण दिया गया है, यहाँ से 101% प्रश्न आना है, आपके नया टॉपिक जुड़ा है ये। तो ये निगमनात्मक तर्कना का उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि जहाँ जहाँ पेड़ है वहाँ हरियाली होती है, मेरे घर में हरियाली है तो मेरे घर में भी पेड़ रहेगा। तो साथियों ये पहले दिए गए तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा रहा है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 24वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे। विकास में शामिल है परिपक्वता और वृद्धि, अधिगम, क्षीणता, क्रमागत उन्नति। तो साथियों विकास में एक तो परिपक्वता और इसके साथ में परिपक्वता और किसको शामिल किया जाता है? अधिगम को शामिल किया जाता है साथियों, मैच्योरिटी। ठीक है, मैच्योरिटी प्लस लर्निंग। यहाँ पर विकल्प नंबर आपका जो 2 है वो सही रहेगा प्रश्न नंबर 25 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। 26वां क्वेश्चन, सृजनात्मकता एवं बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होगा उतनी ही सृजनात्मकता होती है। पहला विकल्प, बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही परीक्षण हो सकता है। दूसरा विकल्प, सृजनात्मकता ये कुछ और लिखा था, सृजनात्मकता के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, इस शब्द को काट ही दो। सृजनात्मकता के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए और बुद्धि परीक्षणों एवं सृजनात्मक परीक्षणों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता है। तो वही थोड़ा विकल्पों को देख करके उत्तर दीजिएगा इस क्वेश्चन में। सृजनात्मकता और बुद्धि के संबंध में कथन जो सही है उसको देखना है। तो राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 3, सृजनात्मकता के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होना चाहिए। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है औरों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि पहला कथन कह रहा है व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होगा उतनी ही सृजनात्मकता होती है। गलत है, ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक हो, ये गलत कथन है साथियों।
बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही परीक्षण हो सकता है, गलत है। सृजनात्मकता के लिए अलग परीक्षण होते हैं, बुद्धि के लिए अलग परीक्षण होते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, पहला भी बिल्कुल ही गलत है। चौथा कह रहा है बुद्धि परीक्षणों एवं सृजनात्मक परीक्षणों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये तो पूर्णतः है गलत है, क्योंकि बुद्धि और सृजनात्मकता अलग अलग है। ठीक है, तो ओनली तीसरा ही विकल्प इस प्रकार आपके प्रश्न नंबर 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है ज्ञान का अंतर्वेशन, व्यवहार का संशोधन, व्यक्तिगत समायोजन और कौशल का अधिग्रहण। तो सबसे उपयुक्त अर्थ आपको सीखने का बताना है प्रश्न नंबर 27 में। विकल्पों को देख करके ही उत्तर देना साथियों। कौन सा राइट रहेगा आपके? सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ होता है ज्ञान व्यवहार का संशोधन। ठीक है, व्यवहार का परिमार्जन या संशोधन करना ही सीखना कहलाता है। अगर एक और विकल्प होता व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, तो साथियों फिर हम उसको राइट करते, लेकिन ऐसा तो कोई विकल्प ही नहीं है, तो फिर हम दूसरे विकल्प को ही सही करेंगे 27 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं, 28वां क्वेश्चन। बुद्धि का स्वरूप बिजली के समान होता है, इसे मापना आसान है लेकिन परिभाषित करना कठिन है। बिने ने कहा, जेनसन ने कहा, गार्डनर ने कहा और स्पीयरमैन ने कहा। तो साथियों बुद्धि के संबंध में RBSC की पुस्तक से परिभाषा ली गई है। ये जो परिभाषा दी गई है जेनसन के द्वारा दी गई है कि आप बुद्धि को आसानी से माप सकते हो, लेकिन बुद्धि का जो स्वरूप है वो बिजली के समान है, इसे मापना आसान है लेकिन इसे आप परिभाषित करते हो तो वो बहुत कठिन माना जाएगा, ऐसा जेनसन का कहना था। सेकंड विकल्प आपके 28वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन मतलब 29वां प्रश्न। निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी पूर्व धारणा को पियाजे के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? अनुभववादी, सहज प्रत्ययवाद, पर्यावरणवादी और इनमें से कोई नहीं। तो भाई जीन पियाजे ने जो अपना सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, 3 बच्चों पर अध्ययन करके संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का इन्होंने प्रतिपादन किया था। अब देखिएगा कौन सी पूर्व धारणा को पियाजे के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो साथियों बालक इसमें वातावरण के माध्यम से, ठीक है, वातावरण के साथ संक्रिया करके ज्ञान को अर्जित करता है। अनुभववादी जो पूर्व धारणा है इसको ही इन्होंने यहाँ पे प्रस्तावित किया है। अनुभववादी मतलब वातावरण के साथ अनुक्रिया जो करता है उससे जो उसे अनुभव प्राप्त होते हैं वो चीज़ें हैं। तो प्रथम विकल्प 29वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आज की इस वीडियो को, और वीडियो को कम से कम 2-4 ग्रुप में तो शेयर जरूर करिएगा साथियों। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया गया है ये, तो कुछ ना कुछ तो मुझे भी फल मिलना चाहिए। फल का मतलब कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाना चाहिए साथियों। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपसे कुछ मांग रहा हूँ, 1 मिनट मांग रहा हूँ सिर्फ आपका। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 पे आते हैं। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है अभ्यास द्वारा अधिगम भी कहा जाता है, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम भी कहा जाता है, निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है और पुरस्कार द्वारा सीखना भी कहा जाता है। तो 30वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइए कि भाई कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है। तो देखो बंडूरा का संबंध डायरेक्ट ही निकाल लो ना। बंडूरा का संबंध किससे है? अभ्यास से है क्या? नहीं है। अंतर्दृष्टि से है? नहीं है। निरीक्षणात्मक से? बिल्कुल है। पुरस्कार से? नहीं है। तो साथियों बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको निरीक्षणात्मक अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड विकल्प 30वें क्वेश्चन में सही है। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो डाउट वाले प्रश्न के लिए कमेंट करें कि 15+ किसने किए, 20+ किसने किए, 25+ तो भाई कोई ही होगा, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए 25+, लेकिन फिर भी हमारे साथी इतनी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं कि 25+ भी मिलेंगे मुझे आज भी। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेकंड वीडियो पूरा हुआ। थर्ड वीडियो आपका जो पर्यावरण का है वो 3 या 4 बजे तक आ जाएगा। ठीक है, तो तैयार रहिएगा थर्ड वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट तक जुड़ के रहिएगा। ठीक।